जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमने अभी जो चल रहा था हमारा टॉपिक वो था अनेकांतवाद। ठीक है। अनेकांत का मतलब बहुत अच्छे से हमने समझा कि कोई भी वस्तु को अगर हमें जानना है, कोई भी सिचुएशन को भी अगर हमें जानना है, तो हमें भी का सहारा लेना होगा। हर उसके हर डिफरेंट पहलू से चीज को समझना होगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो अनेकांतवाद का एक्सप्लेनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ वही दे सकता है जिसने सब कुछ जाना हो, जो सर्वज्ञ हो, है ना। जो हर एक पर्सपेक्टिव से हर सिचुएशन को देख पा रहा है। वो दो लोगों की आपस की आर्ग्यूमेंट को भी देख रहा है और ये जान रहा है कि ये दोनों में दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है ना। या किसी भी वस्तु को जानना है, बताना है, उसकी परिभाषा देनी है, तो डिफरेंट डिफरेंट गुणों के साथ, उसकी पर्यायों के साथ, है ना, उसकी पहचाने पूरा बिना सर्वज्ञता के बताया ही नहीं जा सकता। इसीलिए जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि बाकी किसी भी धर्म में अगर आप देखें तो सर्वज्ञता का इम्पोर्टेंस नहीं है। हम कहीं पर भी किसी भी आ, मतलब नॉन जैन जो दर्शन है, वहां पर जिन्होंने भी दर्शन को लिखा, उस दर्शन को लिखा, उनकी खुद की जो नॉलेज थी, है ना, उनमें पहली बात तो राग था हर तरफ। राइट। राग सहित होने के कारण उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो कि एक वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ की बात में विश्वास है। ठीक। तो अनेकांतवाद जैन धर्म की एक बहुत बड़ी देन है। ठीक। अब उस अनेकांतवाद को हमने समझ तो लिया, लेकिन अभी उसी को हमें अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। ठीक है। तो उसके बोलने को ही क्या कहा? स्यादवाद। ठीक है। किसको बोलना? अनेकांत भाषा को, अनेकांत गुण धर्म को कैसे बताना? स्यादवाद के सहित बताना। यानी कि हम बात को किस अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है ना। हम उसके कौन से गुण की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, हम उसके कौन से रिलेशन की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, है ना। एक ही पर्सन किसी का फादर भी हो सकता है और किसी का बेटा भी हो सकता है। जब हम फादर की बात करें तो बेटे की अपेक्षा, और बेटे की बात करें तो फादर की अपेक्षा। ये क्या है अपेक्षा लगाकर बोलना? स्यादवाद। क्योंकि एक पर्सन फादर भी है, बेटा भी है, तो उसका भी आने से क्या हो गया? अनेकांत। ठीक है ना। उसकी क्वालिटीज बढ़ गई, उसकी पहचान बताने के तरीके बढ़ गए। उसका बेटा का फ्रेंड क्या कहेगा? ये मेरे फ्रेंड के पापा हैं, है ना। और उस बेटे के फ्रेंड का फादर हो सकता है कहे कि ये मेरा दोस्त है। ठीक है ना। तो सब उसकी अलग अलग पहचाने बता रहे हैं। ठीक। तो ये सियादवाद जो है, क्या कहा, जब वस्तु तत्व ही अनेकांतात्मक है तो उसके प्ररूपण के लिए किसी भाषा शैली को अपनाना भी जरूरी है।
प्ररूपण मतलब उसको बताने के लिए। स्यादवाद उसी भाषा शैली का नाम है। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी बताना है तो हमें भाषा का यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उन्हें भी बताना पड़ा तो उन्होंने दिव्य ध्वनि का प्रयोग किया। ठीक है ना, तो बिना बताए ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो अगर हमें दूसरे को कोई अपनी बात समझानी है तो हमें स्यादवाद भाषा शैली का यूज करना होगा। बहुत से लोग नहीं करते हैं और इसी कारण आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होते हुए पाए जाते हैं। अगर पर्सन अपनी अपेक्षा बता देना कि मैंने जो अभी बात करी ना, मैं इस अपेक्षा से कह रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये मेरी बैकग्राउंड है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। ठीक है ना, तो सामने वाला उस बात को बहुत अच्छे से फिर समझ सकता है। लेकिन अगर हम बताएं ही ना, है ना, हमने सिर्फ बता दिया कि ये ऐसा है, तो ये ऑलमोस्ट कहने जैसा है, एकांतवाद जैसा है। ठीक है ना, अनेकांत में हमेशा अपना पर्सपेक्टिव बताया जाएगा। ठीक, तो प्राय अनेकांत और स्यादवाद को पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु दोनों पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेकांत ज्ञानात्मक है और स्यादवाद वचनात्मक। ठीक है, बोलने की शैली को स्यादवाद, और किसको बोलने की शैली को, अनेकांत रूप से बात को कहने की शैली को स्यादवाद कहते हैं। ठीक है, अनेकांत और स्यादवाद में वाच्य वाचक संबंध है। वाचक मतलब बोलने वाला, तो बोलने वाला क्या बोल रहा है, वो स्यादवाद। ठीक है, क्या बोल रहा है, अनेकांत रूप से बोल रहा है, तो अनेकांत वाच्य, तो स्यादवाद वाचक। अनेकांत प्रतिपाद, तो स्यादवाद प्रतिपादक, मतलब क्या एक्सप्लेन करा जा रहा है। अतः अनेकांत और स्यादवाद को पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आ रही है? ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है नहीं, स्याद? एक बार फिर से बताइए, सियादबंद में क्या मतलब? वो है तो वही भाषा शैली है, दोनों ही बोल ही रहे हैं अनेक तरीके से, नहीं, पर फिर भी इसको सियादवाद में। अनेकांत एक सिद्धांत है। ठीक है, अनेकांत का मतलब बोलना नहीं है, हम्म, अनेकांत का मतलब अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है ना, हम्म, लेकिन जब वही चीज को हमें दूसरे को बताना हो, हम्म। अनेकांत तरीके से किसी तो भी उसके लिए सियादवाद शैली का, भाषा शैली का यूज करना है, मतलब भाषा बस से, इतना ही अंतर है, यही अंतर हुआ ना। कैसी होगी, स्यादवाद। हम्म, ठीक है, स्याद मतलब कहना, वाद मतलब बोल। तरीका, या ये कह ली स्याद मतलब जो पर्सपेक्टिव है, और वाद मतलब कहना। हाँ, ठीक है ना, ठीक तो किस है। दृष्टि से कहा जा रहा है, वो कहते हैं स्यादवाद। ठीक है, अनेकांत क्या है, अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, वस्तु के अनेक अंत होते हैं, अनेक वस्तु के गुण धर्म होते हैं, किसी भी वस्तु को किसी एक गुण से नहीं पहचाना जा सकता। है ना, लकड़ी है तो वो किसी जीव का मृत शरीर भी है, अपने आप में लकड़ी भी है, वो ज्वलनशील भी है, उसमें एक रंग भी है, उसका एक स्पर्श भी है ना, तो कितने सारे गुण हो गए उसके अंदर। राइट, तो ये मल्टीपल गुण तो हैं, हमने समझ लिए, लेकिन हमें यही बताने हो, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको लकड़ी के गुण, तो मुझे बोलना पड़ा। राइट, किसी भी चीज के गुण बताने के लिए बोलना होगा। समझ में तो हमें आ गया था, अनेकांतवाद से हमने समझ लिया था। राइट, लेकिन जब बोलने की बात आती है, अपनी बात को कहने की बात आती है, तो स्यादवाद शैली का यूज करना होता है कि हमने किस अपेक्षा से कहा। है ना, निश्चय नय की अपेक्षा से कहा कि व्यवहार नय की अपेक्षा से कहा। है ना, तो पुद्गल की अपेक्षा कहा, जीव की अपेक्षा कहा, बहुत सारे अपेक्षाएं हो सकती हैं। यूसेज की अपेक्षा से कहा तो मेज है ना, इस तरह से, और वैसे कहा तो नॉर्मल कहा तो लकड़ी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को? तो थैंक यू सो मच। हम्म, तो स्यादवाद क्या है, अनेकांतात्मक वस्तु तत्व को अभिव्यक्त करने की प्रणाली है, प्रोसेस है। ठीक है, तो स्यादवाद का अर्थ क्या है, तो शब्दों से बना है, स्यात और वाद। प्राकृत में स्याद शब्द अव्यय निपात है, क्रिया या प्रश्न आदि रूप नहीं। इसका अर्थ है कथनचित, यानी किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि विशेष से। है ना, आपके हाथ में एक फल है,
जो आपकी साइड से तो लाल है, दूसरी साइड से वो पीला है। ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं, देख रहे हैं उसे, तो वो लाल दिख रहा है, दूसरा कह रहा है पीला है। तो कहे कहा जाएगा किसी अपेक्षा से, यानी मेरी तरफ से ये लाल है, दूसरा कहेगा मेरी दृष्टि में ये पीला है। दोनों गलत है क्या? नहीं। दोनों सही है क्या? नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। किसी दृष्टि से दोनों सही है। ठीक है ना। वाद शब्द का अर्थ है मान्यता, कथन, वाचन अथवा प्रतिपादन। जो स्याद का कथन अथवा प्रतिपादन करने वाला है वह स्यादवाद है। इस प्रकार स्यादवाद का अर्थ हुआ विभिन्न दृष्टि बिंदुओं से अनेकांतात्मक वस्तु का परस्पर सापेक्ष कथन करने की पद्धति। इसे कथनचितवाद, अपेक्षावाद और सापेक्षवाद भी कहा जा सकता है। ठीक है, किसी अपेक्षा से बात को कहना। स्यादवाद वस्तु के परस्पर विरोधी धर्मों का निराकरण न करते हुए परस्पर मुख्यता गौणता के साथ अनेकांतात्मक वस्तु तत्व का प्रतिपादन करता है। क्या मतलब कि जब भी हम बात को कहेंगे तो उसके किसी गुण को मुख्य और किसी गुण को गौण, गौण होता है आ, उसको प्रायोरिटी नहीं देना, मुख्यता हो गया प्रायोरिटी देकर बोलना, है ना। कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, एक पर्सन, किसी का पिता भी है और बेटा भी है, राइट। जब हम बच्चे की नजर से बात कर रहे हैं तो हम उसे क्या कह रहे हैं? वह पिता है। तो क्या वो बेटा नहीं रहा? उस समय हमने उसके बेटे वाले गुण को गौण कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया। पता तो है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? बच्चे की दृष्टि से ना। बच्चे की दृष्टि से वो मेरे पिता हैं। ठीक है ना। क्या वो सिर्फ पिता है? नहीं, वो उसकी वो पहचान पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी बच्चे की दृष्टि से क्या कहेंगे? उसकी मुख्यता दे दी जाएगी, उसको इंपॉर्टेंस देते हुए जब बात कह रहे हैं बच्चे की तरफ से, तो वो पिता है। ठीक है ना। अब उसमें उसके बाकी सारे रिलेशन, वो पति भी है, वो पुत्र भी है ना, वो भाई भी है, मित्र भी है, लेकिन सबको गौण कर दिया। गौण मतलब इग्नोर कर देना या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, क्योंकि हम किसी अपेक्षा से बात को कह रहे हैं। होता है ना ऐसा ही। जब हम कभी बात करते हैं किसी चीज के लिए, तो जब हमें लेट से पढ़ना है, पढ़ने के समय पर जो टेबल है वो टेबल के रूप में, राइट। अगर हम उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में बात कर रहे हैं, मटेरियल के रूप में बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? लकड़ी की मेज। जब हम उसे पढ़ाई के पर्पज से या वर्क के पर्पज से, तो पढ़ने वाली मेज, है ना। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हम अपने जिस बात को हमें कहना है उसकी अपेक्षा से उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है ना। ये अपेक्षा ही क्या हो गया? मुख्यता और गौण। मुख्य किस पर्सपेक्टिव से हमने बात करी वो मुख्य हो जाएगी, और बाकी सारे पर्सपेक्टिव रहेंगे तो, लेकिन गौण होंगे। बात समझ में आ रही है? मुख्यता और गौण का समझ में आ रहा है? हम्म। हम यह जान चुके हैं कि वस्तु तत्व अनेकांतात्मक है। उसे हम अपने ज्ञान के द्वारा जान तो सकते हैं, किंतु वाणी द्वारा उसका एक साथ प्रतिपादन संभव नहीं है। भाषा की एक सीमा होती है, वह एक बार में वस्तु के किसी एक धर्म का ही कथन कर सकता है। तो इतना सारा फैलाव किसके लिए किया गया? क्योंकि भाषा की अपनी एक लिमिट है। एक बार में हम एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते और उसका रेलेवेंस भी नहीं होगा, है ना। जब बच्चा अपने फादर की आइडेंटिटी बता रहा है तो ये नहीं कहेगा कि हाँ ये पिता भी है, ये पुत्र भी है, ये फ्रेंड भी है, ये वो भी है। ऑल ही विल से कि ये मेरे फादर है। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये भाषा की एक लिमिटेशन है। उसका अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी पहचान है, उसने वो बता दी। क्या बाकी सारी पहचानें खत्म हो जाएंगी क्या? नहीं, है ना। तो समझने वाले के ऊपर है, वो लड़ना शुरू कर दे, अरे तुमने इसको खाली पिता कैसे कह दिया? ये तो दादा जो है लड़ने आ जाए, ये तो मेरा बेटा भी है, तुमने इसको खाली पिता कैसे कह दिया? है ना। तो बच्चा तो पिता ही कहेगा ना, राइट। तो जब
दादा की बात आएगी बोलने की, तो वो कहेगा मेरे लिए तो ये मेरा पुत्र है। ठीक है ना, तो दादा अपनी अपेक्षा से बात कहेगा, तो उसकी मुख्यता में वो उसका पुत्र है। ठीक है ना। हम्म। वक्ता अपने अभिप्राय को यदि एक ही वस्तु धर्म के साथ प्रकट करता है, तो उससे वस्तु तत्व का सही निर्णय नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक ही वस्तु धर्म मतलब एक ही क्वालिटी। किसी भी चीज की अगर हम एक ही क्वालिटी को बताएंगे, तो पूरी वस्तु समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। अगर कोई कहे ये मेरे पिता हैं, तो हमें बच्चे की जब तक एज ना मालूम हो, हमें उसका आइडिया लग ही नहीं सकता है किसकी बात कर रहा है। तो हो सकता है उसका एड्रेस भी बताना पड़े, वो किस बैकग्राउंड कहाँ जॉब करता है, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, तब जाके उस पर्सन की राइट आइडेंटिटी हो पाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए स्यात् पूर्वक अपने अभिप्राय को प्रकट करने से वस्तु स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन होता है। स्यात् पूर्वक बोला गया वचन अपने अर्थ को कहता हुआ भी अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता। ठीक है। हम दूसरे की बात को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अब ये किसी और का कुछ नहीं लगता, ये बस अब पिता के रूप में ही जाना जाएगा। नहीं, कहीं पर भी इस तरह की कोई बाधा नहीं आती व्यवहार की, बोलचाल की, भाषा में। है ना। बच्चा अपनी तरफ से बोलता है, सामने वाला समझ जाता है कि हाँ भाई, इस बच्चे की अपेक्षा से तो ये फादर ही है ना, कोई लड़ने नहीं आता। राइट। हस्बैंड पत्नी की अपेक्षा से वो मेरा हस्बैंड है। राइट। उस पे भी कोई कुछ नहीं कहता, डाउट नहीं करता। राइट। हाँ, वो अलग बात है कि पहले के टाइम में हस्बैंड को क्या नाम से बुलाते थे, टुन्नू के पापा और वट एवर। राइट। तो वो वही पहचान बना ली जाती थी, अपना हस्बैंड वाला रोल की पहचान कम रहती थी। ठीक है ना? हाँ, जिसे वह कहता है वह प्रधान हो जाता है और शेष गौण, क्योंकि जो विवक्षित होता है वह मुख्य कहलाता है और जो अविवक्षित वो गौण। मतलब कि जिसकी चर्चा चल रही है वो मुख्य हो गया, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, हम उसी अपेक्षा से बात को करते हैं, और अविवक्षित गौण हो जाता है। ठीक है। जो नहीं बोला वो गुण तो रहता है लेकिन गौण होगा। गौण मतलब उसकी वैल्यू कम होगी उस समय पर। ठीक है। तो स्याद्वाद वचन में अनेकांत सुव्यवस्थित रहता है। स्याद्वाद का अर्थ शायदवाद नहीं है। कई दर्शन जो होता है ना, एक दूसरे की काट करते हैं अपनी कमियां बताने के लिए। तो कई जगहों पर ऐसे भी कह दिया जाता है कि ये स्याद का मतलब तो शायद है, शायद ऐसा है, डाउट वाली भाषा। है ना। जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं है। स्यादवाद के अर्थ को समझने में भारतीय दार्शनिकों ने भयंकर भूल की है। जैन धर्म को तो पढ़ा नहीं, है ना, दर्शन को पढ़ा नहीं, और अपना पर्सपेक्टिव बना लिया। शंकराचार्य का अनुकरण करते हुए आज भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे कतिपय विद्वान उसी भ्रांत परंपरा का अनुसरण करते चले आ रहे हैं। वे स्यातवाद में स्यात पद का अर्थ फारसी के शब्द शायद से जोड़कर स्यादवाद को शायदवाद, संदेहवाद, संभावनावाद अथवा कदाचितवाद मानते हैं। खेद की बात है कि जैन धर्मों में यह पद का रहस्य समझाने वाले अनेक उल्लेखों के होने के पर भी यह भ्रांत परंपरा अभी तक चली आ रही है। स्याद के स्याद पद का अभिप्रेत अर्थ शायद, संभावना, संशय, कदाचित आदि कदापि नहीं है। है ना। ये अपन तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि स्याद का मतलब क्या है, किसी अपेक्षा से। ठीक है। जैन ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है कि स्यात् शब्द अनेकांत का वाची शब्द है जो एक निश्चित दृष्टिकोण को प्रकट करता है। वस्तुतः मूल जैन ग्रंथों को नहीं देख पाने के कारण ही स्याद्वाद के विषय में इस प्रकार की गलत धारणा बनी है। वर्षों से चली आ रही इस प्रकार की भ्रांत धारणा का उन्मूलन करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय प्रोफेसर फणिभूषण अधिकारी ने बड़ी मार्मिक बात कही है। वे कहते हैं, है ना, हिंदू विश्वविद्यालय में सोचिए आप कि ऐसा नहीं है कि सब गलत ही जानकारी रखते हैं,
सही जानकारी वाले लोग भी होते हैं। जैन धर्म के स्याद्वाद सिद्धांत को जितना गलत समझा गया उतना अन्य किसी सिद्धांत को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं है ना। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य जी के समय में जैन धर्म का सबसे ज्यादा पतन हुआ था, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट थे। होता है ना कि कई बार सही चीज जब होती है तो लोगों से सहन नहीं होता, है ना, कि भाई हमें ईगो अहंकार आ जाता है तो उसको किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना? उन्होंने भी इस सिद्धांत के साथ अन्याय किया है। यह बात अल्पज्ञ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी, किंतु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान विद्वान के लिए तो अक्षम्य ही कहूंगा। किनके लिए? शंकराचार्य के लिए। यद्यपि मैं इस महर्षि को अतीब आदर की दृष्टि से देखता हूँ, ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के दर्शन शास्त्र के मूल ग्रंथ को पढ़ने की परवाह नहीं की। इसी प्रकार प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति महा महोपाध्याय स्वर्गीय डॉक्टर गंगनाथ झा लिखते हैं, जब से मैंने शंकराचार्य जी द्वारा जैन सिद्धांत का खंडन पढ़ा है, तब से मुझे विश्वास हुआ कि उस सिद्धांत में बहुत कुछ है जिसे वेदांत के आचार्यों ने नहीं समझा। और जो कुछ मैं जैन धर्म को अब तक जान सका हूँ, उससे मेरा यह दृढ़ विश्वास हुआ है कि यदि वे इस धर्म के मूल ग्रंथों को पढ़ने का कष्ट उठाते तो उन्हें जैन धर्म का विरोध करने की कोई बात ही नहीं मिलती। है ना? इतनी बड़ी बात है अधूरी नॉलेज करके और उसको स्प्रेड कर देना, सिर्फ किस लिए? अपने अहंकार की पुष्टि के लिए। है ना? इसी तरह से मिथ्यात्व और गहरा होता जाता है। जो समीचीन बात का खंडन करे उसका मिथ्यात्व वो खुद अपने लिए बढ़ा लेता है। क्या ना? जो राइट नॉलेज का अधिकार सबको है, यहाँ तक कि पशु को भी है। पशु भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। ठीक है ना? तो इसमें कोई जाति विशेष नहीं है, लेकिन कोई चाहे तो समीचीन बात को इग्नोर कर दे, ना माने, तो क्या होगा उसके साथ? उसका जो कर्म थ्योरी है, राइट, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने ही फर्दर और मिथ्यात्व में चला जाता है। ठीक है ना? स्यात् शब्द सुनिश्चित रूप से बताता है कि वस्तु केवल इस धर्म वाली ही नहीं है, उसमें उसके अतिरिक्त भी अनेक धर्म विद्यमान है। वाणी के द्वारा वस्तु का एक साथ प्रतिपादन संभव नहीं है, इसलिए जिस या जिन धर्मों का कथन किया जाता है वे प्रधान हो जाते हैं और शेष गौण। धर्मों का मतलब यहाँ पर गुण से लीजिएगा, स्वभाव से लीजिएगा, है ना? स्वभाव को बताने के लिए जिसका जिसका कथन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और बाकी सारी क्वालिटीज गौण हो जाती हैं, क्योंकि ये क्या है? लिमिट है भाषा की, एक बार में एक ही गुण बता पाते हैं। स्यात् शब्द अन्य अविवक्षित गुण धर्मों के अस्तित्व की रक्षा करता है। यदि यह कलम, कलम मतलब पेन, है ना, लंबा है, गोल है, मोटा है, स्पर्श रूप आदि अनेक गुण धर्म उसके अंदर विद्यमान है। यदि कोई कहे कि स्यात् किसी अपेक्षा से यह कलम लंबी है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि शायद कलम लंबी है। ठीक है? आप समझ रहे हैं शायद और स्यात् में डिफरेंस? स्यात् का मतलब किसी अपेक्षा से ये लंबी है। लंबाई हमेशा रिलेटिव होती है। हमने इस पेन को किसी अपेक्षा से, हो सकता है इरेजर की अपेक्षा से कलम पेन लंबा है ना? तो अपेक्षा से ये लंबी है, इसका मतलब नहीं है कि ये शायद लंबी है। ठीक है? लंबाई की दृष्टि से तो कलम लंबी ही है, लेकिन कोई कलम लंबी है तो ऐसा सुनकर कलम को लंबी ही ना मान बैठे कि हमेशा से ही पेन तो लंबा ही होता है। पेन छोटे भी हो सकते हैं, है ना? कई बार छोटी छोटी शेप के पेन भी देखने में आते हैं। ठीक है ना? ऐसा सुनकर कलम को लंबी ही न मान बैठे, इसलिए स्यात लगाया गया है, किसी अपेक्षा से। ठीक है? स्यात शब्द तो सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि वस्तु के विवक्षित किसी एक धर्म को ही पूर्ण वस्तु न मान लिया जाए। वह वस्तु के विवक्षित धर्मवाची शब्द को वस्तु पर पूर्ण अधिकार जमाने से रोकता है। स्यात शब्द कहता है कि वस्तु का अस्तित्व बहुत विराट है, मतलब कि
किसी भी वस्तु के अंदर असंख्यात गुण धर्म हो सकते हैं। बहुत डिटेल में अगर हम चले जाएं तो बहुत सारे उसकी क्वालिटीज हो सकती हैं, है ना। वो कलम नई है कि पुरानी है, प्लास्टिक की है कि लकड़ी की है ना। बहुत सारी चीजों पर हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, उसकी पहचाने बता सकते हैं। ठीक है ना। यह सत्य है भाई कलम, यह सत्य है कि तुम लंबी हो, पर सिर्फ लंबी हो ऐसा नहीं, है ना। इस समय शब्द के द्वारा उच्चारित होने के कारण यद्यपि तुम मुख्य हो, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि सारी वस्तु पर ही तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे और भी गुण हैं, मोटाई है, गोलाई है, लंबाई है, तुम्हारी मटेरियल किसका बना है, टच है, सब कुछ है ना। तो बाकी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि तुम्हारी लंबाई। लेकिन कहते वक्त लंबाई की अपेक्षा बात की जा रही है, इसलिए कह दिया कलम लंबी है। ठीक है ना। स्यात शब्द के इसी रहस्य को उजागर करते हुए प्रोफेसर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने लिखा कि शब्द का स्वभाव है कि वह अवधारणात्मक होता है, इसलिए अन्य का प्रतिषेध करने में वह निरंकुश हो जाता है। उस अन्य के प्रतिषेध पर अंकुश लगाने का कार्य स्यात करता है। मतलब कि दूसरे गुणधर्म उसमें नहीं है, या उसमें दूसरे गुणधर्म भी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्यात से पता चलता है। क्योंकि शब्द क्या होते हैं, जब हम कोई बात कहते हैं वस्तु लंबी है ना, तो हम एक अवधारणा बना रहे हैं, राइट। तो शब्द का स्वभाव है ये, जब भी हम बात को करते हैं अवधारणा के साथ, तो उसको अगर दूर करना है तो हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं, स्यात्। किसी अपेक्षा से यह लंबी है। ठीक है। वह कहता है कि रूपवान घट वाक्य घट के रूप का प्रतिपादन भले ही करे। रूपवान घट मतलब सुंदर घड़ा, है ना। तो पर वह रूपवान ही है, यह अवधारण करके घड़े में रहने वाले रस गंध आदि का प्रतिषेध नहीं कर सकता। ठीक है ना। क्या वो सिर्फ सुंदर ही है, नहीं, उसमें अपना एक टच है, गंध है ना। तो वो सारे गुण भी उसके अंदर हैं। वह अपने स्वार्थ को मुख्य रूप से कहे, यहाँ तक तो कोई हानि नहीं, है ना। अब किसी शिल्पी को अगर घड़ा बेचना है तो क्या कहेगा, सुंदर घड़ा है ना, सुंदर कलाकारी इसके ऊपर हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी शेप, उसका गंध, उसका रस, है ना, वो सब खत्म हो जाएगा, नहीं, वो सब है। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी मुख्यता क्या बना ली, उसका रूप। ठीक है ना, देखने में वो सुंदर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बात को कहा जा सकता है, लेकिन बाकी गुणों का निषेध नहीं होता, कभी भी नहीं। ठीक है ना। ये करना क्या होगा, अगर निषेध करेंगे तो अन्याय होगा। किसके लिए, उस वस्तु की पहचान पूरी नहीं बन पाएगी। ठीक। तो स्यात् शब्द इसी अन्याय को रोकता है और न्याय वचन पद्धति की सूचना देता है कि कोई भी बात को कहो, न्याय पूर्वक कहो। न्याय क्या है, उस वस्तु की पूरी पहचान, मल्टीपल क्वालिटीज हैं, ये वस्तु के साथ न्याय है ना। हम उसके अंदर एक ही क्वालिटी बता दें जबकि उसके अंदर मल्टीपल है, तो ये उस वस्तु के साथ अन्याय होगा। ठीक है। ये जो भाषा होती है ना, कि किस अपेक्षा से कहना, मुख्यता से कहना, गौण से कहना, ये सब क्या कहलाते हैं, ये न्याय की भाषा है। जब हम जस्टिफाई करते हैं किसी चीज को, ठीक है। तो जैन शास्त्र इतना व्यापक है, किसी भी वस्तु की, आपको ध्यान हो अगर, जब हम अ, पद्म पुराण जी पढ़ रहे थे, है ना, उसमें मिथ्यात्व का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन आया था, सब तरह के दर्शन भी आए थे। तो किस तरह से उसमें जैन दर्शन के अकॉर्डिंगली अपनी बात को न्याय बताया गया था। तो अ, उस तरीके को जिससे जस्टिफाई किया जाता है, न्याय की भाषा कहते हैं। ठीक है। उसका पूरा एक अलग जो है, शास्त्र जी हैं अलग अलग। ठीक है ना।
तो शास्त्र जी पढ़े अपन, न्याय शास्त्र बोलते हैं उन्हें। तो जैन भाषा को, इवन जैन सिद्धांतों को जस्टिफाई करने का पूरा एक शास्त्र लिख दिया गया, न्याय शास्त्र कहते हैं। उसके बिना अगर हम अपनी बात को करते हैं तो हम अ, किसी भी चीज से अन्याय ही करेंगे। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना। स्यात् शब्द इसी अन्याय को रोकता है। वह प्रत्येक वाक्य के साथ अनुसूयत रहता है और गुप्त रहकर भी प्रत्येक वाक्य को मुख्य गौण भाव से अनेकांत अर्थ का प्रतिपादक बनाता है। मतलब क्या, कि अगर हम ये ना भी कहें कि किसी अपेक्षा से ये पेन लंबा है ना, तो भी क्या है, गुप्त रहकर, मतलब कि बैकग्राउंड में हमें पता है कि ये सिर्फ लंबा नहीं है, इसके और भी क्वालिटीज। ठीक है ना। तो ये इसको हर बार बोलना ही हो ऐसा नहीं है, ठीक। बट जानकारी होगी तो हमें पता रहेगा कि हाँ, यहाँ पर ये जो भी बात कही जा रही है स्यादवाद से कही जा रही है। ठीक। तो जनरल बोलचाल में तो यूज होगा ही होगा। साथ ही साथ जो हम जब किसी आचार्य के शास्त्रों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आचार्य भी तो भाषा का यूज कर रहे हैं, शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो उनकी लिमिटेशन होती है। तो उस समय पर भी हम आचार्यों की वाणी को किसी अपेक्षा से, तो आचार्य की क्या अपेक्षा रही इसमें, हम उस तरीके से बात को समझते हैं। ठीक है। तो हमें स्पेशली जब हम शास्त्र पढ़ते हैं उस समय स्यादवाद के सहित पढ़ना अनिवार्य हो जाता है कि ये जो आचार्य हैं उस समय की क्या व्यवस्था रही होगी, किस अपेक्षा से उन्होंने इस बात को कहा, शिष्यों की अपेक्षा से कहा या और किसी कारण से ऐसी बात को मुख्य रखा, कुछ तो ऐसा होगा, है ना। तो उनके पर्सपेक्टिव को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए भी स्यादवाद हमारे अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई बात कही जाती है स्यादवाद से ही कही जाती है। स्याद यह निश्चित रूप से बताता है कि वस्तु केवल इसी धर्म वाली ही नहीं, उसमें इसके अतिरिक्त भी अनेक धर्म विद्यमान है। उसमें अविवक्षित गुण धर्मों के अस्तित्व की रक्षा स्यात् शब्द करता है। रूपवान घट में स्यात् शब्द रूपवान के साथ नहीं जुटता, क्योंकि रूप के अस्तित्व की सूचना तो रूपवान शब्द स्वयं ही दे रहा है, किंतु अन्य अविवक्षित शेष धर्मों के साथ उसका अन्वय है। मतलब कि स्यात् कह देने से रूपवान तो वर्ड साथ में यूज कर ही लिया, है ना। तो स्यात् वर्ड कहते साथ ही हमें ये समझ में आ जाता है कि इसके बाकी पहलू भी है। ठीक है। तो रूपवान को पूरे घड़े पर अधिकार जमाने से रोकता है और वह साफ कह देता है कि घड़ा बहुत बड़ा है, उसमें अनंत धर्म है। अनंत धर्म मतलब बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो रूप उसमें से एक है। यद्यपि रूप की विवक्षा होने से अभी रूप हमारी दृष्टि में मुख्य है। जैसे ही कहा रूपवान घड़ा, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लुक्स को देखने लगते हैं, उसके बाकी चीजों को गौण कर देते हैं, है ना। हमारा ध्यान भी उसके रूप की तरफ जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह की साइकोलॉजी है। उस साइकोलॉजी को ही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। वही शब्द के द्वारा वाच्य बन रहा है, पर रस की विवक्षा होने रूप गौण राशि में शामिल हो जाएगा और रस प्रधान हो जाएगा। अगर हम उसी के किसी भी चीज का, अगर उसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ हमें टेस्ट याद आएगा, तब हम उसके रूप पर नहीं जाएंगे। किसी भी फल की जब हम बात करते हैं तो हम उसके रस की मुख्यता से करते हैं, ये मीठा है ना, या ये कड़वा है, ये खट्टा है, इस तरीके से, तब हमें रूप याद नहीं आता। ठीक है ना। तो इस तरह से स्यादवाद जो है हमें उसके मुख्यता और गौण की तरफ से अनेक गुणों को बताता है। ठीक। हमने पहले ही बताया है कि स्याद शब्द एक सजग प्रहरी है जो उच्चरित धर्म को इधर उधर नहीं जाने देता। उच्चरित मतलब बताया गया, धर्म मतलब क्वालिटी, जिस क्वालिटी की बात की जा रही है उसको मुख्य रहने देता है। ठीक है। और बाकी जो नहीं बताए गए धर्म है
जो नहीं बताई गई क्वालिटीज हैं उनको भी मेंटेन रहने देता है, उनको डिस्कार्ड नहीं करता। ठीक है, इंपॉर्टेंस कम हो जाती है लेकिन डिस्कार्ड नहीं करता। तो सारे के सारे गुण उस वस्तु में बने रहते हैं। ये क्वालिटी है स्याद की। ठीक है। आगे चलकर हमें सप्तभंगी, एक लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया है सप्तभंगी, तो उसमें 7 तरीके से हम बात को कैसे रख सकते हैं उसको बताया जाएगा। ठीक है। इसलिए जो स्यात् का रूपवान के साथ अन्वय करके अर्थात अर्थ करके शायद संभावना और कदाचित करते हैं, वे प्रगाढ़ ब्रह्म में है ना। कोई रूपवान घट को क्या कह दे, शायद ये घड़ा रूपवान है ना, तो शायद तो कहीं से है ही नहीं, किसी अपेक्षा से रूपवान है, ऐसा होना चाहिए, मानना चाहिए। इसी तरह स्याद अस्ति घट, इस वाक्य में अस्ति या अस्तित्व अंश घट में सुनिश्चित रूप से विद्यमान है। स्याद शब्द उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं बनाता, किंतु उसकी वास्तविक आंशिक स्थिति की सूचना देकर अन्य नास्तिक आदि धर्मों के गौण स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या कि जिस वस्तु की बात की जा रही है उसमें अगर हम कहें कि स्याद अस्ति घट, किसी अपेक्षा से घट यानी वस्तु का अस्तित्व है ना, उसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, बाकी सारे गुणों का उस समय पर कह रहा है वो बाकी गुण उसमें नहीं है, नास्ति आदि धर्मों के गौण स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कि ये गुण है और ये नहीं है। ठीक है। और अच्छे से इसको अपन सप्तभंगी के टॉपिक में समझेंगे। उसे डर है कि कहीं अस्थि नाम का धर्म जिसे शब्द से उच्चारित होने के कारण प्रमुखता मिली है, वह पूरी तरह वस्तु को न हड़प जाए और अपने नास्ति आदि अन्य सहयोगियों के स्थान को समाप्त न कर दे। इसलिए वह प्रति वाक्य में चेतावनी देता रहता है, हे भाई अस्थि, तुम वस्तु के एक अंश हो, तुम अपने नास्ति आदि भाइयों के हक को हड़पने की कुचेष्टा मत करना। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जो हमने बच्चे का एग्जाम्पल लिया था, बच्चे की अपेक्षा यह पिता है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, पिता है मतलब अस्थि। ठीक है ना, तुम पिता हो, लेकिन तुम पुत्र की अपेक्षा पिता हो, राइट, लेकिन पत्नी की अपेक्षा क्या पिता हो, नहीं, तुम पत्नी की अपेक्षा पिता नहीं हो। तो उसमें अस्ति भी है और नास्ति भी है। ठीक है ना, किस अपेक्षा से क्या बात कही जा रही है उसको वैसा लगाना। ठीक है। थोड़ा से टफ वर्ड्स यूज करे हुए हैं तो इसको अपन रहने देते हैं यहाँ पर, है ना, अपने को ज्यादा यूज में भी नहीं आएंगे, क्योंकि बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो अनेकांतवाद को नहीं मानता, वहीं पर जो कुमतवाद है ना, वहां पर अहंकार, हिंसा, संघर्ष, अनुदारता, असहिष्णुता आदि से विश्व को अशांत, संघर्ष पूर्ण हिंसा ज्वाला में पटक दिया। है ना, जो इतनी ब्रॉडर विजन को नहीं रखेगा, अपनी बात कोई सही कहेगा, वो क्यों सही कहेगा, अहंकार के कारण, पेशेंस नहीं होने के कारण, है ना, विशाल हृदय नहीं होने के कारण। और यही कारण है आज विश्व में सब तरफ वॉर देखी जाती है, हिंसा देखी जाती है ना। स्याद शब्द वाक्य के उस जहर को निकाल देता है जिससे अहंकार और पक्षपात का सृजन होता है। ठीक। अगले उसमें वही जो चीज बताई अभी, नित्य व्यवहार की वस्तु, स्यादवाद हमारी नित्य व्यवहार की वस्तु है, मतलब कि हम डेली में उसको यूज करते हैं। इसकी उपादेयता को स्वीकार किए बिना हमारा लोक व्यवहार एक क्षण को भी नहीं चल सकता। लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र कहलाता है, वही अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता भी माना जाता है। इस प्रकार अपने चाचा की अपेक्षा से भतीजा और भतीजे की अपेक्षा से चाचा, तो मामा की अपेक्षा से भांजा और भांजे की अपेक्षा से मामा कहलाता है।
इस प्रकार देखने से प्रतीत होता है कि पुत्र पिता, चाचा भतीजा, मामा भांजा आदि सब रिश्ते परस्पर विरोधी हैं, किंतु उनका एक ही व्यक्ति से भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से सुंदर समन्वय पाया जाता है। जैसा इस व्यक्ति में है, ऐसा ही व्यक्ति से भिन्न भिन्न अपेक्षाओं, इसी प्रकार पदार्थ के विषय में भी सापेक्षता की दृष्टि से अविरोधी तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है। एक वस्तु अम, में विभिन्न विभिन्न विरोधात्मक गुण भी हो सकते हैं, है ना। अपेक्षा लगा देंगे तो एक पेन किसी अपेक्षा से लंबा है तो किसी अपेक्षा से छोटा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उसमें दोनों गुण हो गए, लंबा भी और छोटा भी। तो इसको क्या कहते हैं? विरोधी धर्म, है ना। सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है। ठीक है। तो स्यादवाद से वस्तुओं के विरोधी धर्मों को भी समन्वित करके बताया जा सकता है बिना किसी झगड़े के। कोई विवाद ही नहीं होता। ठीक है। तो विवाद का अंत तो तभी संभव है जब स्यादवाद से तत्वों का परस्पर सापेक्ष कथन करके अपने दृष्टिकोण के साथ अन्यों के दृष्टिकोण का भी समन्वय हो। ठीक है ना। एक जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको, जो लेजी लोग हैं ना, उनकी उनका काम करने की शैली अच्छी नहीं लगती। या कई बार आपने देखा होगा जो ओसीडी होते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा ट्रबल देखी जाती है। लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, है ना। तो भले ही उनमें डिसऑर्डर है, राइट, लेकिन उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, राइट। वो भी किसी पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। उनकी दृष्टि में हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम उस पर्सन से डील कर रहे हैं और उसको ये मानकर कि ये ओसीडी है, इनकी दृष्टि में हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, और अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो उनके व्यवहार में चिड़चिड़ाहट देखी जा सकती है, राइट। तो अपेक्षा अगर लगा ली जाए तो हमें दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ में आ जाता है कि ये इतना चिड़चिड़ा क्यों रहा। ठीक है ना। तो झगड़े कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार स्यादवाद वस्तु तत्व के निरूपण की तर्क संगत और वैज्ञानिक प्रणाली है। यह न अनिश्चयवाद है और न संदेहवाद। यह स्पष्ट है कि स्यादवाद किसी निश्चित अपेक्षा से एक निश्चित धर्म का प्रतिपादन करता है, उसमें संदेह के लिए रंच मात्र भी अवकाश नहीं है। ठीक है। तो अपने जो नया टॉपिक है सप्तभंगी, उसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन के बाद ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है जैन धर्म और दर्शन, ये एंड होने वाला है। तो इस हफ्ते में हम डिसाइड कर लेते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो जो मेरे मन में है, दो टॉपिक हैं। एक तो है अम, भक्तामर स्तोत्र, आई वांटेड टू टीच, और दूसरा है इष्टोपदेश, यू नो। तो आप लोग थोड़ा सा ग्रुप में अगर बता दें कि आपको क्या पसंद है। इष्टोपदेश थोड़ा आध्यात्म ग्रंथ है, उसमें भक्तांबर सूत्र थोड़ा इजी रहेगा पहले। इजी। हाँ। चारू जयचंद, हम्म। मेरा मन इष्टोपदेश का है, ओके। लेकिन जैसा सबको ठीक लगे, तो लेकिन मैं मेरा मन पोल इष्टोपदेश पोल का कर है। लेते हो, है ना। ग्रुप में पोल कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो मेजोरिटी होगा, अपन वैसा कर हम तो लेंगे। इष्टोपदेश ठीक। लिखेंगे तो उसकी गाथा मोड़े करनी पड़ेगी। आ, गाथा क्या लर्न? हाँ उसको नहीं क्या नहीं, लर्न नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, लेकिन समझना है। अच्छा क्योंकि आई डोंट थिंक हमने कभी आध्यात्म ग्रंथ को पकड़ा है। ठीक है ना। अभी ये तक हम क्या, इष्टोपदेश में है क्या? हाँ। तो अभी हमने देखिए जैन धर्म और दर्शन में हमने जैन धर्म के सिद्धांतों, तत्वों, द्रव्यों को समझा, राइट। अब हम आत्मा की अपेक्षा से धर्म को समझें। ठीक है। तो इष्टोपदेश हमारी आत्मा के लिए क्या कल्याणकारी है, उसको बताता है। ठीक है। हमारे शरीर के लिए तो अध्यात्म में क्या है, आत्मा की मुख्यता होती है। ठीक है। मैं कैसे भक्तांबर जल्दी फिनिश हो जाएगा और वो हाँ, उसको लंबा जाएगा नहीं, वो। चिंता नहीं करिए, क्योंकि युग दृष्टा भी हमारा खत्म होने पर आने वाला है। ओके। तो जो भी होगा, दोनों टॉपिक हमें लेने तो है ही हैं। हाँ हाँ, तो ठीक फिर ठीक ठीक, देखना है नहीं कि मैं तो कौन सा वैसे ही। topic। हाँ, हाँ,
ठीक है, हाँ, तो चलिए। ये भक्तांबर स्तोत्र में क्या होगा, मतलब हम भक्तामर स्तोत्र में मीनिंग अपन समझेंगे। डिटेल में आ जाएगा। हाँ, डिटेल भी, सिंपल मीनिंग नहीं, उसकी विशेषता, उसके भाव, और थोड़ा भक्तिवाद है बेसिकली उसमें। हाँ, अपने अंदर भक्ति के भाव आ फीलिंग आ जाएगी। सकती है। तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे, शुरू कर? अम, ये तो एनीवेज मतलब आचार्य मानतुंग स्वामी जी का ही। हाँ, मेन तो उनका ही है, हाँ, तो जो आप उन्हीं का। अर्थ और ये जो पीठी नहीं, नहीं, इष्टोपदेश। नहीं जो उसका आप कहते हैं ना कि रिपीट करके किसी ने जो हाँ लिखा हाँ, है। टीका या जो ठीक है, हाँ एक्सप्लेन, ठीक है। है ना, वो एज सच तो कोई नहीं है, अच्छा अच्छा। लेकिन अपन देखेंगे कि अपन किसकी चल रही है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है अपनी, अपन भक्ति की भाषा तो अपनी भी बना सकते हैं ना। हम्म। ठीक है ना, तो उस अपेक्षा से भी बहुत सारे अलग अलग जगह से सुना हुआ है, समझा हुआ है, तो सबको मिलाकर भी अपन समझ सकते हैं। तो अपन इसमें स्यादवाद में तो अपन ये बोलेंगे ना कि ये स्यादवाद में अपन सब तत्वों को परस्पर एक साथ लेकर समझा सकते हैं स्यादवाद से। एक उसमें साथ अपन नहीं, झगड़ा एक नहीं होएगा बार में, इसमें। हाँ, एक बार में एक तरीके से हम समझा सकते हैं, तो इसलिए स्यादवाद का सहारा लेना होता है। ठीक है ना, मतलब एक बार में। एक बार में एक चीज ही बता पाते हैं ना, जैसे हमें हाँ, गाय के बारे में बताना है, राइट, गाय क्या है, राइट, तो जान। गाय क्या है, चार पैर वाला जानवर है, तो एक बार में एक ही चीज बता पाए ना, हाँ, राइट। फिर वो क्या करती है, उसका रंग सफेद है ना, वो दूध देती है, वो हाँ, ऐसे दिखती है, वो ऐसे रंभाती है, तो एक बार में एक ही बात कह पा रहे हैं, तो ये क्या है, भाषा की लिमिटेशन है ना, इसलिए स्यादवाद लगाना पड़ता है। ठीक, हाँ, ठीक। थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बूदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बंदन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।